हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, एसएससी जेई का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर मैं आ चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को सॉल्व करना। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉस ऑफ चार्ज मेथड। यानी लॉस ऑफ चार्ज मेथड से हम निम्नलिखित में से क्या मापन करते हैं? लो रेजिस्टेंस का, हाई रेजिस्टेंस का, लो इंडक्टेंस का कि हाई इंडक्टेंस का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, लॉस ऑफ चार्ज मेथड या फिर मेगर मेथड, मेगर के द्वारा, ये सभी विधियां दोनों ही यूज की जाती हैं हाई रेजिस्टेंस के मापन के लिए। अब ये हाई रेजिस्टेंस का मान कितना होगा? तो 10 की घात 5 ओम से अधिक, 10 की घात 5 ओम से अधिक मान के जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो सभी हम लोग का हाई रेजिस्टेंस की श्रेणी में आते हैं। लॉस ऑफ चार्ज मेथड में कैपेसिटर में हम लोग टाइम कांस्टेंट की सहायता से निकालते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। द करंट फ्लोइंग इन अ रजिस्टर इज गिवन बाई I इज इक्वल टू 2 + 4 sin 314t। दिस करंट इज मेजर्ड बाई ए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू। ठीक, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक करंट की वैल्यू दे रखा है, बोला है I बराबर 2 + 4 sin 314t। ये करंट है जो कि किस इंस्ट्रूमेंट से बह रही है? तो वो बोला गया रहा है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से जा रही है। तो अब इसकी रीडिंग क्या होगी, यानी इस पूरी धारा का मान क्या होगा? क्योंकि ये क्या है, आपका मिला हुआ सिग्नल है, इसमें कुछ डीसी सिग्नल के भी कंपोनेंट है और ये क्या है, साइन सिग्नल हम लोग को दिख रहा है। ठीक, यानी हार्मोनिक्स इसमें आ गई है। तो ये जब हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से गुजारा जाएगा तो रीडिंग क्या होगी? तो फर्स्ट हमको ये पता होना चाहिए कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन सी वैल्यू को मेजर करता है। तो ये धारा का या वोल्टेज का आरएमएस मान का मापन करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होगा किस पे डिपेंड करेगा? करंट के स्क्वायर पे। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट ना, ठीक है, तो I स्क्वायर RT उसमें से काम करता है ये। तो यहाँ पे I स्क्वायर है, यानी ये AC पे काम करेगा। ठीक, तो ये RMS वैल्यू का मापन करेगा, यानी इस पूरे सिग्नल का हम RMS वैल्यू निकाल लें, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने AC वाले वीडियो में पढ़ा था RMS कैसे निकालते हैं। तो I RMS बराबर पूरे का अंडर रूट, स्टेप सिग्नल है, डीसी सिग्नल है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, या स्टेप बाय स्टेप करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 8, 16/2 8, यानी कितना, अंडर रूट 12। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर। अच्छा, इसको तोड़ देते हैं और 12 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 3 = 12, 2 रूट 3 भी लिखा जा सकता है। ठीक, 2 × 1.732, तो आपका आ जाएगा लगभग 3.46 एम्पियर। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। इफ 2 मीटर्स x and y required 40 milliampere and 50 milliampere respectively to give full scale deflection, देन यानी 2 मीटर आपके पास है, एक x है दूसरा y है, एक 40 मिली एम्पियर और दूसरा जो y है वो 50 मिली एम्पियर का मापन कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि सेंसिटिव कौन होगा, x वाला होगा कि y वाला होगा, कि दोनों बराबर सेंसिटिव होंगे, या फिर डी आपका सेंसिटिविटी इसके आधार पर ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक, देखिए संवेदनशीलता का मतलब है कि वो कम से कम मान पर अधिक से अधिक आपका डिफ्लेक्शन दे रहा होगा जो इंस्ट्रूमेंट, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। अब आप ये बताइए, एक इंस्ट्रूमेंट में 40 मिली एम्पियर करंट जा रही है, दूसरे में 50 मिली एम्पियर करंट जा रही है। ठीक, तो ये करंट कम है, ये करंट क्या है, ज़्यादा है। एक इंस्ट्रूमेंट जो 40 मिली एम्पियर पर भी डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक, और दूसरा है जो 50 मिली एम्पियर पे कर रहा है, तो 40 वाली करंट क्या हुई, कम हुई। जितना वो कम से कम धारा पर भी डिफ्लेक्शन दे देगा वो उतना ही क्या होगा, हाईली सेंसिटिव हो जाएगा, उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, उतनी ही अधिक हो जाएगी। यानी जो 40 मिली एम्पियर वाला है इसको x बोला गया था, इसको क्या बोला गया था, y। तो x वाला आपका मोर सेंसिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक, जितना कम से कम धारा या वोल्टेज का मापन करेगा उतनी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पे इसमें पूछा गया है इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो इल्यूमिनेशन है, प्रदीपन है, इसको किससे मापा जा सकता है? मिली वोल्ट मीटर से, स्ट्रोबोस्कोप से, कि लक्स मीटर से, या फिर डी पीएच मीटर से। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन से अगर आप यूनिट भी याद रखते तब भी ये क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लेते। ऑप्शन नंबर सी लक्स मीटर की सहायता से इल्यूमिनेशन का मापन आसानी से किया जा सकता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इल्यूमिनेशन की प्लेलिस्ट में, यूटिलाइजेशन में आपको मिल जाएगा सारा वीडियो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हेलिकल वाइंडिंग आर एम्प्लॉयड इन विच ट्रांसफार्मर, यानी जो हेलिकल वाइंडिंग है ये किस ट्रांसफार्मर में लगाई जाती है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर की नन ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए तो हेलिकल वाइंडिंग का प्रयोग आप जब ट्रांसफार्मर की रेटिंग अधिक हो जा रही है, यानी हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, तो वहां पे हम प्रयोग में लाएंगे, मतलब कि वो पावर ट्रांसफार्मर आपका हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हेलिकल वाइंडिंग कहाँ प्रयोग में लाया जाएगा? पावर ट्रांसफार्मर के साथ। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थर्मल रिलेज आर ऑफ्टन एम्प्लॉयड इन, जो थर्मल रिले है जो तापमान के परिवर्तन होने से प्रचालित होंगे, वो थर्मल रिले किसके साथ आप प्रयोग में लाओगे? मोटर स्टार्टर के साथ, कि ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के साथ, कि जनरेटर प्रोटेक्शन के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए जो मोटर के स्टार्टर्स हैं, ये स्टार्टर स्टार्टिंग समय में क्या होता है? धारा का मान ज़्यादा होता है, तो इस स्थान पे मोटर के स्टार्टर में आप थर्मल रिले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ थर्मल रिले लगाया जा सकता है। अब थर्मल रिले में क्या है? ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप, मतलब द्विधातु पत्ती से बना होता है, जो तापमान के बढ़ने पर पत्ती क्या होती है? हल्की सी मुड़ जाती है और रिले सर्किट आपकी ऑपरेट हो जाती है। ठीक है, चलिए यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द फिलामेंट ऑफ जीएलएस लैंप इज मेड ऑफ, यानी जो जीएलएस लैंप है इसका फिलामेंट किसका बना होता है? ठीक, टंगस्टन का, कॉपर का, कार्बन का, कि एल्यूमिनियम का? देखिए जो जीएलएस लैंप है ये आपका टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन संकेत क्या होता है? W, टंगस्टन से इसका एलिमेंट बना होगा, और इसका अगर पावर फैक्टर पूछा जाए तो ये नियरली कितना होगा? 1। ठीक, आपका यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करता है जीएलएस लैंप आपका। ठीक है, टंगस्टन का इसमें एलिमेंट लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइन डायमीटर टंगस्टन वायर्स आर मेड बाई, यानी जो आप पतले पतले तार देखते हो टंगस्टन के, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं? टर्निंग द्वारा, मोड़कर, स्विंगिंग द्वारा, कंप्रेसिंग द्वारा, या फिर वायर को ड्रॉ करके यानी तार को खींच के? तो पतला करना है तो क्या करोगे आप? वायर को खींचोगे ही, यानी ऑप्शन नंबर डी, तारों को खींच कर पतला किया जाता है और तब जाके आपका वो एलिमेंट बनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है इन विच ट्रांसफार्मर द टर्सरी बाइंडिंग इज यूज, यानी किस ट्रांसफार्मर के साथ टर्सरी बाइंडिंग का प्रयोग किया जाएगा? पहला है स्टार डेल्टा, फिर डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, या फिर डेल्टा स्टार। चलिए समझ लेते हैं टर्सरी बाइंडिंग के बारे में। टर्सरी बाइंडिंग मतलब तृतीय कुंडलन, हिंदी में बोलते हैं तृतीय कुंडलन। ये उस जगह पर प्रयोग में लाया जाएगा जहां आपका हार्मोनिक्स होगी। ठीक, हार्मोनिक्स को समाप्त करने के लिए टर्सरी बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब ध्यान रखिएगा, हार्मोनिक्स खत्म करने के लिए सर्किट का क्लोज होना आवश्यक है। अब हम लोग के पास दो बाइंडिंग है, एक स्टार है 3 फेज में, दूसरा क्या कनेक्शन हो सकता है? डेल्टा हो सकता है। तो क्लोज वाला कौन सा होता है? डेल्टा, यानी डेल्टा बाइंडिंग आप करोगे तो हार्मोनिक्स समाप्त हो जाएगी। मतलब निकला क्या कि टर्सरी बाइंडिंग कुछ अलग नहीं, एक प्रकार से क्या है? डेल्टा बाइंडिंग ही की गई है। ठीक, अब अगर किसी भी प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों में से किसी भी साइड में अगर आपका डेल्टा है तब तो हमको ये लगाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो अगर हमारा ट्रांसफार्मर स्टार स्टार में है, मतलब प्राइमरी भी स्टार और सेकेंडरी भी स्टार, तो दोनों साइड स्टार है,
इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ हार्मोनिक्स प्राइमरी में आएगा तो सेकेंडरी में भी पास हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांसफार्मर में समाप्त करने के लिए हार्मोनिक्स को एक तीसरी बाइंडिंग डेल्टा में की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, टर्सरी बाइंडिंग यानी तृतीय कुंडलन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है फॉर नॉर्मल रीडिंग द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड इज अराउंडेड, यानी सामान्य पाठन कार्यों में आपको पढ़ाई करना है तो उसके लिए नॉर्मली कितने इल्यूमिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मात्रक क्या होगा, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 20 से 40 कि 60 से 100 कि 200 से 300 या फिर 400 से 500। तो सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं तो आप 100 से 120, ठीक, यानी यहाँ का ऑप्शन के अकॉर्डिंग 60 से 100 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर लेवल का इल्यूमिनेशन आवश्यक हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे, इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ माइका इज 5, इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, विद्युतशीलता, यानी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में परमिटिविटी उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को पास करने की क्षमता होगी, योग्यता होगी। ठीक है, तो 3 होता है, एक एप्सिलॉन ए बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाता है। एप्सिलॉन ए क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की है, एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि एक माध्यम है जिसमें रिलेटिव परमिटिविटी मान कितना दिया गया है, 5। ठीक, आपको बताना है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी। तो अब ये बताइए, अगर एप्सिलॉन आर का मान 5 दिया गया है तो क्या आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं बता पाएंगे, आसानी से बता लेंगे। कैसे, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है कितनी, देखिए यहाँ लिख रहे हैं 8.854 इंटू 10 की पावर -12, यूनिट क्या होती है, फेरेड पर मीटर। वेरी गुड। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 5 दी गई है, दोनों का मल्टीपल कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट याद रखिएगा क्या, फेरेड पर मीटर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ट्रू नहीं छपा है, ट्रू पूछा गया है। तो करंट इज द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ग्रोज लिनियरली। देखिए इसको बना के समझ लेते हैं, कैपेसिटर में करंट की बात कर रहा है। ठीक, अगर आपको ग्राफ याद हो तो ये कुछ ऐसे जाता है, ठीक, और इसी को अगर अपोजिट करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या देखिए साइड में बना देते हैं जिससे जगह कम ले, ये ऐसे भी किया जा सकता है। अगर ये चार्जिंग टाइम में है तो ये वाला हम लोग बनाएंगे क्या, ये डिस्चार्जिंग को शो कर रहा होगा। क्लियर। अब कैपेसिटर को जब आप चार्जिंग पे लगाओगे तो क्या स्टोर करता है अपने अंदर, वोल्टेज को स्टोर करता है। ठीक है, वोल्टेज स्टोर करेगा, मतलब जब वो चार्ज नहीं था, जब चार्ज नहीं था एकदम इनिशियल टाइम में बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। फिर जैसे जैसे आप चार्ज करोगे वोल्टेज क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी ये जो लाइन जा रही है ये वोल्टेज की लाइन होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, V0 e की पावर -t/τ। ठीक, और ये जो डिक्रीज कर रहा है ये क्या है, करंट की वैल्यू हो जाएगी। किस टाइम याद रखिएगा, चार्जिंग के टाइम में है और कैपेसिटर की बात हो रही है। ये डिस्चार्जिंग के लिए इसी का जस्ट अपोजिट। और जब डिस्चार्ज हो रहा है तो चार्ज हुआ तो अपने अंदर क्या किया, वोल्टेज को स्टोर कर लिया। जब वो डिस्चार्ज होगा तो क्या करेगा, जो स्टोर किया गया वोल्टेज है उसको क्या करेगा, सर्किट को फिर से दे देगा। यानी अब ये वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, ये वोल्टेज की लाइन हो जाएगी और ये किसका ग्राफ हो जाएगा, करंट का ग्राफ हो जाएगा कैपेसिटर के लिए। डिफरेंस है, ये चार्जिंग टाइम में है, ये डिस्चार्जिंग टाइम में है। अब क्या ये सीधी रेखा दिख रही है आपको, नहीं, इक्वेशन से ही e की पावर में दिख रहा है, मतलब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मतलब चरघातांक के रूप में दिखाया गया है। ठीक, मतलब करंट आपकी घट रही है चरघातांक के रूप में चार्जिंग के टाइम में, और डिस्चार्जिंग टाइम में करंट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है, द करंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग में बढ़ रही है लीनियरली, नहीं लीनियरली नहीं बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है द करंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ग्रोज एक्सपोनेंशियली, वैसे ही सही हो जाएगा, ये क्या है, एक्सपोनेंशियली यानी चरघातांक के रूप से बढ़ती हुई जा रही है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे,
इन अ सिंक्रोनस मोटर द एक्साइटेशन वोल्टेज ऑन नो लोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज देन दिस विल हैपन। यानी एक आपका सिंक्रोनस मोटर है जिसमें एक्साइटेशन वोल्टेज नो लोड के जो है वो आपका बराबर है अप्लाइड वोल्टेज के। ठीक, तो आपको बताना ये कब हो सकता है, जब आपका मैक्सिमम टॉर्क डेवलप हो रहा हो, कि जीरो एक्साइटेशन हो, कि 100% एक्साइटेशन हो, या फिर नन ऑफ दी एबव। तो सीधी सी बात है कि 100% एक्साइटेशन में ही EB बराबर V के होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल एक्साइटेशन। जब आप इससे ज्यादा करेंगे तो ओवर एक्साइटेशन कहलाएगा, इस 100% से कम करेंगे तो कहलाएगा क्या, अंडर एक्साइटेशन। यानी यहां पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है एजाक्स वेस्ट फर्नेस इज स्टार्टेड व्हेन, यानी जो फर्नेस है एजाक्स वेस्ट वो कब आपकी प्रारंभ की जाती है। ठीक है, एजाक्स फर्नेस जो है ये आप याद रखिएगा एक इंडक्शन टाइप फर्नेस, वो भी कैसी, वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस का एग्जाम्पल है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, ये फर्नेस आपकी तभी प्रारंभ होगी जब आप इसमें जो भी ईंधन पिघलाना हो आपको, वो आपका क्या हो, पूरा ऊपरी लेवल तक भरा होता है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला ऑप्शन कह रहा है इट इज फिल्ड बिलो कोर लेवल, कोर लेवल से नीचे होगा तो ये स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये कोर लेवल से क्या हो, ऊपर ना हो। यानी ऑप्शन नंबर बी में मेंशन है इट इज फिल्ड अबव कोर लेवल, यानी कोर लेवल से जब ऊपर भरोगे तब ये जाकर फर्नेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और इसका पावर फैक्टर भी अच्छा होता है। ठीक है, बहुत पुअर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी किस उपयंत्र को आप मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रयोग करके बनाते हो, वाट मीटर को, एनर्जी मीटर को, वोल्ट मीटर को, या फिर इन सभी को। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। भाई एनर्जी मीटर हो उसमें भी चक्ति क्या है, रोटेट करेगी। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस करना है आपको। वाट मीटर है वहां पर भी क्या होगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ही तो होता है जिससे कॉइल क्या होती है आपकी, रोटेट करती है और टॉर्क प्रोड्यूस होता है आपका। तो एनर्जी मीटर हो, वाट मीटर हो, या फिर वोल्ट मीटर हो, इन सभी में आप मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रयोग करोगे, क्योंकि जहां पे धारा बह रही है और स्टेट के नियमानुसार वहां पे ऑटोमेटिक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन अ डीसी जनरेटर द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज, जो डीसी जनरेटर है उसमें कितने दिक् परिवर्तक खंड लगाए जाएंगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉइल्स, लेस देन द नंबर ऑफ कॉइल्स, की ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉइल्स, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए जितने भी नंबर ऑफ कॉइल्स आप यूज किया है, भाई जितने कॉइल आपने लगाया है वहीं से तार क्या होगा, बाहर निकल के जाएगा कम्यूटेटर सेगमेंट से। ठीक, किससे जुड़ा होता है, कॉपर लग से जुड़ा होता है ना, कम्यूटेटर सेगमेंट है उससे क्या है, कॉपर लग से जुड़ा होता है। यहीं पे लगा होते हैं क्या आपके ब्रशेस, जो क्या करते हैं आपको जनरेटर केस में आउटपुट धारा देंगे, और मोटर केस में क्या होगा, इनपुट धारा यहीं से जाएगी। तो नंबर ऑफ कॉइल्स के बराबर होते हैं आपके नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही मेंशन किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वेरिएशन इन डीसी एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर काउजेस वेरिएशन इन, यानी एक डीसी मोटर एक सिंक्रोनस मोटर में जब आप डीसी एक्साइटेशन को वेरी करोगे तो क्या वेरी होगा, स्पीड वेरी होगी, कि पावर फैक्टर वेरी करेगा, कि आर्मेचर करंट वेरी करेगा, या फिर दोनों चीजें वेरी कर जाएंगी। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो आपसे कहा गया है सिंक्रोनस मोटर, तो क्या इसकी स्पीड किसी पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पोल को छोड़कर? नहीं, वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए सिंक्रोनस मोटर की स्पीड भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो स्पीड में वेरिएशन तो किसी कीमत पे नहीं होने वाला है। ठीक, अब देखते हैं पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक हम लोग पढ़ते हैं क्या, वी कर्व, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग इनवर्स वी कर्व। वी कर्व और इनवर्स वी कर्व। वी कर्व खींचा जाता है आर्मेचर करंट और एक्साइटेशन डीसी करंट आईएफ के बीच, जबकि इनवर्स वी कर्व खींचा जाता है एक्साइटेशन करंट आईएफ और कॉस फाई यानी पावर फैक्टर के बीच। तो दोनों ही केसेस में जब आप एक्साइटेशन करंट को वेरी रख रहे हो
तो आपका आर्मेचर करंट भी वेरी कर रही है और पावर फैक्टर भी वेरी कर रहा है। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर हम लोग यूज करेंगे डी, कि पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट दोनों ही वेरी करेगी जब हम लोग एक्साइटेशन करंट को चेंज करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। In a synchronous alternator, which of the following coils will have the EMF closer to the sine wave? यानी एक आपके पास सिंक्रोनस अल्टरनेटर है, उसमें किस बाइंडिंग के द्वारा आप एकदम साइन वेव प्राप्त कर सकते हो स्मूथ। ठीक है, देखिए पहला है कंसेंट्रिक बाइंडिंग ऑफ फुल पेच, दूसरा है कंसेंट्रिक बाइंडिंग ऑफ शॉर्ट पेच, कि डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग ऑफ फुल पेच या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग ऑफ शॉर्ट पेच। ठीक, देखिए एक कंसेंट्रिक बाइंडिंग होती है, कंसेंट्रिक, दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटेड। जब भी आपसे पूछे कि ईएमएफ किस में ज़्यादा मिलेगा तो कंसेंट्रिक बाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान ज़्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में क्या होगा, कम हो जाएगा। बट अगर हम लोग बात करते हैं हार्मोनिक्स की या डिस्टॉर्शन की, तो डिस्टॉर्शन का जो लेवल है यानी विरूपण जो हो रहा है, डिस्टॉर्शन आपका ज़्यादा होगा कंसेंट्रिक वाले में, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में आपका जो विरूपण है, डिस्टॉर्शन है, वो क्या होगा बंधु, कम हो जाएगा। जितना डिस्टॉर्शन कम रहेगा उतना ही आपका ईएमएफ क्या होगा, एसी साइनोसॉइडल सिग्नल में प्राप्त होता रहेगा। प्लस अगर आपने इसके साथ शॉर्ट पिच बाइंडिंग का प्रयोग कर लिया है, शॉर्ट पिच को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल पिच भी बोला जाता है। तो फ्रैक्शनल पिच यूज करने से कॉपर की भी बचत होगी, साथ ही साथ जो डिस्टॉर्शन है वो पूर्णतया क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड शॉर्ट पिच बाइंडिंग का यूज करके सिग्नल को पूर्णतया साइनोसॉइडल बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द प्राइमरी एम्पियर टर्न्स आर काउंटर बैलेंस बाय, यानी ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी एम्पियर टर्न होते हैं, यानी एम्पियर टर्न का मतलब क्या, किसका मात्रक है एम्पियर टर्न, एमएमएफ। वेरी गुड, एमएफ बराबर एन इंटू आई मात्रक हो गया एम्पियर टर्न या गिलबर्ट। ठीक, वेरी गुड, भूलिएगा नहीं, गिलबर्ट। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी साइड का था वो किसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा, ठीक, सेकेंडरी एम्पियर टर्न के द्वारा, प्राइमरी फ्लक्स के द्वारा, कि आपका म्यूचुअल फ्लक्स के द्वारा इंक्रीज होगा या फिर इंक्रीज करेगा सेकेंडरी की करंट को। ठीक है, तो देखिए सॉरी, तो आपका जो ट्रांसफार्मर है प्राइमरी में जो उत्पन्न हुआ उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है, फिर कुछ फ्लक्स यहाँ जाते हैं, म्यूचुअल में इंड्यूस करते हैं, सेकेंडरी म्यूचुअल से वहाँ इंड्यूस हो गया। तो प्राइमरी का जो एम्पियर टर्न है ये एमएमएफ, यानी एम्पियर टर्न मतलब क्या, एमएमएफ, ये आपका काउंटर या बैलेंस किया जाए किसके द्वारा, सेकेंडरी के एमएमएफ के द्वारा। ठीक है, फिर इसी के साथ एक चीज याद रखिएगा कि कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल फ्लक्स, और वो भी कैसा होता है इसका म्यूचुअल फ्लक्स, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट म्यूचुअल फ्लक्स डिवाइस होता है हम लोग का ट्रांसफार्मर। कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसमें जो म्यूचुअल फ्लक्स हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट बने रहेंगे, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, द फेजर डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन लोड कैन बी ड्रॉन ओनली इफ वी नो, यानी एक ट्रांसफार्मर जो लोडेड कंडीशन में है उसका आपको खींचना है फेजर डायग्राम, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, उसका इक्विवेलेंट सर्किट पता होना चाहिए, कि उसकी लोड करंट का मान पता होना चाहिए, कि पावर फैक्टर पता होना चाहिए, या फिर इन सभी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो देखिए शायद मालूम भी हो, ये फ्लक्स खींचते हैं हम लोग, है ना, फिर ईएमएफ हमेशा लैग करेगा फ्लक्स से, E1 E2। ठीक है, अब इसके आगे की जो कहानी है, करंट किस हिसाब से लीड या लैग करवाओगे, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा तो करंट लैग करेगी, लीडिंग होगा तो करंट क्या करेगी, लीड करेगी। फिर आपको इक्विवेलेंट सर्किट भी मालूम होना चाहिए, मतलब कि इक्विवेलेंट सर्किट पता हो, लोड करंट का मान पता हो, पावर फैक्टर पता हो, तभी आप कहीं जाकर एक ट्रांसफार्मर जो कि लोड कंडीशन में है उसका आप बना सकते हो क्या, फेजर डायग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर वो बिना लोड के है तो आपको लोड करंट की आवश्यकता है नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, कहाँ पे जा रही है कितनी जा रही है उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो लोडेड कंडीशन में है तो आपको सारी चीजें मालूम होनी आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
एक अल्टरनेटर था, प्रत्यावर्तक था, उस अल्टरनेटर को अगर आप शॉर्ट कर दे रहे हो, टर्मिनल को क्या कर रहे हो, शॉर्ट कर दे रहे हो, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, कि ऑलमोस्ट जीरो लैगिंग होगा, कि ऑलमोस्ट जीरो लीडिंग होगा, कि इनमें से कोई नहीं। अब देखो जीरो लीडिंग लैगिंग का क्या मतलब है, जब भी आपसे बोले जीरो लीडिंग तो इसका मतलब वो पूरा पूरा कितना बोल रहा है, 90 डिग्री बोल रहा है। लेकिन अगर वो आपसे केवल बोलता है क्या लीडिंग, तो लीडिंग का मतलब क्या है कि वो अब 0 से 90 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक, 90 तो होगा नहीं ना, 0 होगा, उसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, जब केवल लीडिंग या केवल लैगिंग बोल रहा है तो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आपसे कह रहा है कि उसको शॉर्ट कर रहे हो, तो जैसे ही शॉर्ट करोगे तो हमको मालूम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अब अल्टरनेटर है, उसमें क्या है, बाइंडिंग की गई है, दैट्स मीन किसका इफेक्ट रहेगा, एक्सेल का इफेक्ट रहेगा, और प्योर एक्सेल का इफेक्ट रहेगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। एक्सेल के केस में हमको मालूम है कि लैगिंग नेचर में पावर फैक्टर होता है, लेकिन अगर ये प्योर है तो क्या होगा, पूरा पूरा 90 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं हम, 0 लैग कर रहा है। ठीक, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर बी को मार्क करने वाले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर, इसमें बोला जा रहा है एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इंटू टी माइनस 10 ई की पावर माइनस 20 टी। ठीक, आपको बताना है कि इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए, इनिशियल का मतलब क्या होता है, आरंभिक समय, यानी t बराबर 0, ये क्या कहलाती है हम लोग की इनिशियल कंडीशन। और एक होती है फाइनल वैल्यू या स्टेडी स्टेट वैल्यू। फाइनल में क्या है, t बराबर इनफाइनाइट रखते हैं, रख के चेक कर लेते हैं। तो इनिशियल में क्या मिलेगा आपको, 15 माइनस ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 माइनस 10 e की पावर माइनस 20 इंटू 0 मतलब 0, e की पावर 0 मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 15 माइनस 10 यानी कितना मिलेगा, 5। ठीक, चलिए चेक कर लेते हैं फाइनल वैल्यू क्या होगी। t बराबर क्या रखना है आपको, इनफाइनाइट फाइनल में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10 इंटू इनफाइनाइट, तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा, और माइनस 10 इंटू कुछ भी रखिए, क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में से कुछ वैल्यू कम घट रही है। ठीक, तो इनफाइनाइट ही आएगा, लेकिन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो साइन किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट, माइनस टू इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, इनफाइनाइट ही मिलने वाला है आपको। ठीक, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 5 और माइनस इनफाइनाइट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। ठीक, तो आसान सवाल था, बस खाली समझ के करिएगा, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हैं आपके सामने है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज स्मॉलेस्ट, कौन सा ट्रांसफार्मर सबसे छोटा होगा। देखिए रेटिंग सबकी बराबर दी गई है, 1 kVA है, फ्रिक्वेंसी एक में नहीं दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के, क्लियर, और ईएमएफ में ही एक टर्म आता है, या ऐसा लिख लेते हैं, ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है n इंटू एफ के, नंबर ऑफ टर्न इंटू फ्रिक्वेंसी के। ठीक है, अब अगर आपका ये ई फिक्स था, तो इस फिक्स ई के लिए कुछ भी स्थिरांक मान लो k इंटू एन इंटू एफ, अगर ये ई की वैल्यू फिक्स है, अब अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो एन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। भाई निश्चित ई के लिए एन एफ की वैल्यू अगर घट रही है तो एन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसी का अपोजिट समझ लेते हैं, अगर हम निश्चित या कांस्टेंट ई के लिए ईएमएफ फिक्स है, अगर इस फिक्स ईएमएफ के लिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो n की वैल्यू क्या होगी बंधु, घटेगी। अगर नंबर ऑफ टर्न घटेगा दैट्स मीन आपके ट्रांसफार्मर की साइज भी क्या होगी, घट जाएगी। बात समझ में आई, ये हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो साइज अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो साइज क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, चलिए, यानी यहां पर जो डी वाला दिया गया 600 हर्ट्ज सबसे ज्यादा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी साइज क्या होगी, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया है ए हाई क्यू कॉयल हैज, यानी एक कॉयल है जिसका क्वालिटी क्यू ज्यादा है, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, लार्ज बैंडविड्थ होगा कि लॉसेस ज़्यादा होंगे,
क्योंकि लॉसेस कम होंगे, या फिर रिस्पांस उसका फ्लैट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर किसी कॉइल का Q की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलेगा कि रेजिस्टेंस कम होगा, तभी Q हाई हुआ होगा, क्योंकि Q और R में क्या है, इन्वर्सली का रिलेशन है, उल्टे का रिलेशन है। अब Q ज़्यादा है, R कम है, अगर R कम है दैट्स मीन I स्क्वायर R की जो लॉसेस है वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यानी अगर कॉइल में Q का मान ज़्यादा तो लॉसेस क्या हो जाएंगी, कम, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट वन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। A network in which all the elements are physically separable is called a, यानी एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें अलग अलग एलिमेंट जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग लगाए गए हैं फिजिकली, तो वो नेटवर्क कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि लम्प्ड होगा कि पैसिव होगा कि रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फिजिकली सेपरेबल हैं तो वो कहलाता है आपका लम्प्ड पैरामीटर या फिर लम्प्ड नेटवर्क। ठीक, फिजिकली सेपरेबल है तो क्या कहलाएगा, लम्प्ड नेटवर्क कहलाएगा। परिभाषा ये कहती है कि फिजिकली अगर सेपरेटेबल हैं आपके जो एलिमेंट लगे हुए हैं तो क्या कहलाते हैं, लम्प्ड नेटवर्क का निर्माण करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ये लम्प्ड। ठीक, तो ये हम लोग के 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इसको आप लोग देखिए, फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।